हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं आपका दोस्त आपका भाई अंकुर स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल डियर साइंस इन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस में प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ बेसिक बातें, जैसे परावर्तन है क्या, उससे संबंधित और भी कुछ छोटी छोटी बातें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि परावर्तन क्या है। ध्यान दीजिए, हमारे पास मान लेते हैं एक दर्पण है, और ये दर्पण कैसा है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। अच्छा, दर्पण के ऊपर मान लेते हैं कि माध्यम हमारा 1 है, इसको हम लोग M1 से लिख दे रहे हैं, और दर्पण के नीचे माध्यम 2 है, इसको हम लोग M2 से लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे एक प्रकाश किरण आ रही है, और जो प्रकाश किरण आ रही है इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। और जिस बिंदु पर आ रही है, मान लेते हैं ये हमारा एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। अच्छा, इसको नाम भी दे देते हैं। मान लेते हैं ये P हमारी कोई प्रकाश किरण है, मतलब ये आपतित किरण है। जिस भी बिंदु पर आती है उसको हम लोग नाम दे देते हैं Q। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये है Q, और यही जो Q है वो हमारा हो जाएगा आपतन बिंदु। तो यहाँ पे जो Q है वो है आपतन बिंदु, और जो आपतित किरण है वो हो जाएगी दोनों मिला करके P और Q। तो PQ हमारी आपतित किरण है, Q हमारा आपतन बिंदु है। जिस भी पॉइंट पे प्रकाश किरण आती है उस पॉइंट पे हम लोग एक 90 डिग्री बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं, जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पे MN ये हमारा अभिलंब हो जाएगा, MN ये हमारा हो जाएगा अभिलंब। और ये अभिलंब किस पर है? तो अभिलंब है आपतन बिंदु पर। तो MN हमारा हो जाएगा आपतन बिंदु Q पर अभिलंब। अभिलंब मतलब किसी भी सतह पर 90 डिग्री की अगर लाइन खींची जाती है, जैसे ये यहाँ पे कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो यही हमारा अभिलंब हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि जो हमारी प्रकाश किरण है वो देखें तो माध्यम 1 से आ रही है, और ये हमारा दर्पण है, और दर्पण का जो ये ऊपर वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग कलई किया रहता है, और ऊपर वाला जो भाग रहता है वो चमकदार होता है, और यही हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है। तो जो ये दर्पण है, जो आपतित किरण आ रही है, इस आपतित किरण को ये परावर्तित कर देता है, और ये किरण टकराकर इस परावर्तक पृष्ठ से वापस चली जाती है। इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा Q है, और जो ये टकराकर प्रकाश किरण जा रही है इसको हम लोग नाम दे देते हैं R। तो यहाँ पे जो QR है, QR ये हमारी परावर्तित किरण हो जाएगी।
ये हमारी परावर्तित किरण हो जाएगी। अगर देखें यहाँ पे तो जो ये आपतित किरण है और जो हमारा ये mn अभिलंब खींचा गया है आपतन बिंदु पर, इसके बीच में एक कोण बन रहा है। इसे हम लोग इंग्लिश में इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसलिए इसको आई से दिखा देते हैं। और यहाँ पे अगर देखें जो हमारी QR परावर्तित किरण है और जो mn अभिलंब है, इसके बीच में भी एक कोण बन रहा है और ये हमारा हो जाता है रिफ्लेक्टिंग एंगल, जिसे हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। R से रहता है तो इसको हम लोग R से दिखा दे रहे हैं। चाहे कैपिटल R दिखाइए चाहे स्मॉल r दिखाइए, इसके लिए भी चाहे कैपिटल I दिखाइए चाहे स्मॉल I दिखाइए, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि जो एंगल I है और जो एंगल R है हमेशा ये बराबर रहते हैं। अभी इसके नियम में हम लोग देखेंगे भी इसको। तो परावर्तन पहले समझ लेते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई होती है। तो समझ में आ गया होगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई होती है। इसे ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है कि जो प्रकाश किरण आई है, नीचे यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं माध्यम 1 है और नीचे माध्यम 2 है। तो प्रकाश किरण जिस माध्यम से आई है इस चमकदार सतह से, मतलब जो हमने दर्पण ले रखा है ऊपर इसकी चमकदार सतह है, मतलब परावर्तक पृष्ठ है, तो टकरा करके माध्यम 1 से आई थी और माध्यम 1 में ही चली गई। मतलब जिस माध्यम से आई थी टकरा करके उसी माध्यम में चली गई, मतलब यही क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन। तो समझ में आ गया होगा। अब इसके हम नियम देख लेते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम, इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम ये है कि जो ये आपतित किरण है और जो आपतन बिंदु पर हमने mn अभिलंब खींचा है और जो ये परावर्तित किरण QR है, ये तीनों एक तल में होते हैं। तो लिख देते हैं पहला नियम इसका, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। अब इसको समझा देते हैं। सेकंड, इसका दूसरा क्या नियम है, तो इसका दूसरा नियम देख लेते हैं। इसका दूसरा नियम ये है कि जो एंगल I है वो हमेशा एंगल R के बराबर रहता है। मतलब जो ये आपतन कोण I है वो हमेशा परावर्तन कोण R के बराबर होगा। ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई दर्पण है, क्या है, दर्पण है। तो दर्पण में क्या होगा, अगर जैसे ये हमारे पास कोई दर्पण है और दर्पण पर ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो ये प्रकाश किरण आ रही है, एक सेकेंड, तो ये प्रकाश किरण आने वाली है और जिस भी पॉइंट पे आ रही है वो हो जाएगा आपतन बिंदु और इस पे हम लोग क्या करेंगे, अभिलंब। मान लेते ये हमारा क्या है, अभिलंब है, ग्रीन वाला मार्कर। तो यहां से जितने एंगल से ये प्रकाश किरण आएगी उतने ही एंगल से ये प्रकाश किरण जाएगी भी। ये ऐसे, तो जितने एंगल से प्रकाश किरण आई है ये बीच में अभिलंब हो जाएगा, उतने ही एंगल से प्रकाश किरण जाएगी। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया। जैसे जैसे एंगल हम कम करेंगे या फिर ज़्यादा करेंगे वैसे वैसे इधर का एंगल कम या ज़्यादा होगा। तो दूसरा नियम
ये जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम यहीं से लिखा गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए अगर एंगल, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि अगर एंगल आई 45 डिग्री है तो एंगल आर बताइए, आर कितना होगा। तो इसी नियम से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल आई अगर 45 डिग्री है तो एंगल आर भी 45 डिग्री होगा। एक नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो ये परावर्तन समझ में आ गया होगा। परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं दर्पण। तो हमने आपको बता ही दिया कि दर्पण क्या होता है। यहाँ पे दर्पण क्या होता है, तो ऐसी चमकदार सतह जिससे परावर्तन संभव हो उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण क्या होता है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। अब देख लेते हैं ऐसे थोड़ा सा गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, बस इतना याद रखिए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो। तो परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है। उसके बाद गोलीय दर्पण के भी प्रकार होते हैं। इसमें जो पहला हो जाएगा अवतल दर्पण, और दूसरा हो जाएगा सेकंड नंबर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होता है देख लेते हैं। तो जो अवतल दर्पण होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, अवतल दर्पण। अब इसमें डिफिनेशन इसकी इसके परावर्तक पृष्ठ से ही निर्धारित होगी। ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, और इसका ये उभरा हुआ भाग पीछे वाला, ये कलई वाला भाग रहता है। तो डिफिनेशन कैसे इसकी लिखेंगे, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो। देख लीजिए, ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये अंदर की ओर दबा हुआ है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो। और उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो, उभरे भाग पर कलई की गई हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऐसे उत्तल दर्पण देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, डिफिनेशन हमेशा परावर्तक पृष्ठ से ही निर्धारित होगी। यहां पे परावर्तक पृष्ठ ये है, परावर्तक पृष्ठ। उसके बाद ये इसका कलई किया हुआ भाग है। तो समझ में आ गया होगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ, और दबे हुए भाग पर कलई की गई है। कलई कहाँ है, दबे हुए भाग पर। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे गोलीय दर्पण क्या होता है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे हम लोग
गोलीय दर्पण कहते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ हो और उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो। दूसरा है उत्तल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो और दबे हुए भाग पर कलई की गई हो, जिसे हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, इसको हम लोग नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे एक तरफ अवतल दर्पण है और यहाँ पे दूसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण। यहाँ पे देख लीजिए, इस दर्पण का जहाँ तक परावर्तक पृष्ठ है, इस दर्पण का जहाँ तक परावर्तक पृष्ठ है उसको हम लोग नाम दे देते हैं MN, कुछ भी नाम दे दीजिए। ऐसे इसमें भी ये M हो जाएगा, यहाँ पे ये N हो जाएगा। तो यहाँ पे जो MN है, MN हमारा क्या हो जाएगा, इसका द्वारक हो जाएगा। तो इस दर्पण का चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, जहाँ तक इसका परावर्तक पृष्ठ है, जहाँ तक इसका परावर्तक पृष्ठ है वो इसका क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा। तो MN समझ में आ गया होगा, MN क्या है, इसका द्वारक। उसके बाद इस दर्पण का चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, इस दर्पण के मध्य बिंदु को देख लीजिए। इस दर्पण का मध्य बिंदु ये है, ऐसे इसमें ये है। तो इस दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। इसको P से दिखाया जाता है, P फॉर होता है पोल। तो यहाँ पे जो P हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इस दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। अब जो ये दर्पण है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ये किसी न किसी कटे हुए गोले का भाग है। तो अगर ये किसी न किसी कटे हुए गोले का भाग है तो गोले में क्या होता है, केंद्र होता है, सेंटर होता है। तो इसका मतलब जैसे देख लीजिए, किसी न किसी कटे हुए गोले का भाग है, ऐसे ये भी किसी न किसी कटे हुए गोले का भाग है। तो उस गोले में क्या होगा, केंद्र होगा। तो इस दर्पण का यही क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। उसके बाद ऐसे यहाँ पे इस कटे हुए गोले का केंद्र होगा। तो ये जो केंद्र है उस गोले का, यही क्या हो जाएगा, इस दर्पण का केंद्र हो जाएगा। इसे हम लोग C से दिखाते हैं। और अगर P और C को जोड़ दें, मतलब ध्रुव से C तक की दूरी, ध्रुव से C तक की दूरी, ऐसे यहाँ पे ध्रुव से C तक की दूरी, केंद्र तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे जो PC है, PC क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। अब इसके बाद है वक्रता त्रिज्या और ध्रुव। वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा। तो वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा, ऐसे यहाँ पे वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। नाम इसको दे देते हैं x यहाँ पे आगे, ऐसे यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं x। मतलब जो px है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। और उसके बाद ध्यान दीजिए, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, जैसे यहाँ से देख लेते हैं, ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे मुख्य अक्ष हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, ऐसे यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें। अब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित जो किरण होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। तो इसका ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा,
फोकस बिंदु हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो प्रकाश किरण है ये परावर्तन के पश्चात, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ इधर है तो परावर्तन इस तरफ होगा, लेकिन ये जो परावर्तन हो रहा है ये कैसे हो रहा है, तो इस तरीके से हो रहा है। ये इसको अगर पीछे खींचेंगे तो ये प्रकाश किरण यहाँ पे कहीं आ रही है, ये इसका क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु। तो इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो पहले देख लेते हैं एफ क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु। तो चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, डिफिनेशन देख लीजिए कैसे होगी इसकी। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, देख लीजिए मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं, एक सेकेंड इसकी डायरेक्शन बना देते हैं, जिस बिंदु से जाती हैं या जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम लोग उस बिंदु का क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। समझ में आ गया होगा। तो मेरे हिसाब से सारी इसकी डिफिनेशंस हो गई, जो भी इससे संबंधित यहाँ पे परिभाषाएं होती हैं, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। केवल वैसे ही देख लेते हैं क्योंकि हमें इससे संबंधित क्वेश्चंस करने हैं, इसकी ये थ्योरी क्लास नहीं है, इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो इसमें केवल थोड़ा सा भी ये बेसिक बातें हैं, पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आसान होगा क्वेश्चन करना। तो यहाँ पे अगर अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो ध्रुव से सब बाईं तरफ बनते, केवल एक ही प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी ओर, मतलब दर्पण के पीछे बनता है। और जो ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में केवल 2 प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें दोनों प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर, मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, और एक बनेगा फोकस बिंदु पर और दूसरा बनेगा फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य में। तो 2 प्रतिबिंब इसमें बनेंगे, और अभी इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ये P से C तक की दूरी है, P से जो C तक की दूरी है, जैसे कोई अगर यहाँ पे देख लेते हैं, ये गोला है, वृत्त है, तो वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ऐसे अगर यहाँ पे देखें तो ये किसी न किसी कटे हुए गोले का भाग है, तो इसके केंद्र से इसका जो P पॉइंट है वो उसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो यहाँ पे जो PC है ये क्या हो जाएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या, इसको कैपिटल R से लिख देते हैं। और उसके बाद जो PF है, क्या चीज़, जो PF है, P से लेके F तक की दूरी, ये इसकी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। एक सेकेंड, फोकस, एक बार देख लीजिए, फ्रेम में आ रहा है पूरा, नीचे भी आ रहा है, ओके। तो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे ये जो दूरी है P से लेकर के C तक, P से लेकर C तक, और यहाँ पे P से लेकर जो F है, दिख रहा होगा कि जो PF है वो PC का क्या है, आधा है। जो PF है वो PC का क्या है, आधा है। ऐसे यहाँ पे जो PF है PC का क्या है, आधा है। तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा, कि जो F है वो R का क्या है, आधा है। तो ये फार्मूला काम में आने वाला है। अब इसको देखते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन। और एक चीज़ इसमें हम लोग देख लेते हैं कि एक दर्पण सूत्र, क्योंकि न्यूमेरिकल्स एक फार्मूला ये हो जाएगा, एक दर्पण सूत्र हो जाएगा, और उसके बाद एक आवर्धन सूत्र है। इन्हीं सबसे क्वेश्चंस लगने वाले हैं, न्यूमेरिकल इन्हीं से सॉल्व होंगे। तो दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, 1/, हाँ दर्पण सूत्र देख लेते हैं। तो जो दर्पण सूत्र होगा
नीचे देख लेते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। ये हमारा दर्पण सूत्र हो जाएगा। उसके बाद इसी में हम लोग आवर्धन का भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, आवर्धन, जिसको हम लोग m से लिखते हैं या फिर इसको पूरा लिख देते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं इसको, रेखीय आवर्धन। इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला हो जाएगा m बराबर HI अपान में HO बराबर में माइनस v अपान में u। HI क्या है? हाइट ऑफ इमेज, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, और नीचे क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब बिंब की ऊंचाई। इसी के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन। तो अगर डिफिनेशन भी लिखने के लिए आ जाए तो लिख सकते हैं आसानी से कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। अगर कहीं पे भी अपान का साइन लिखा है, समझ लीजिए वो अनुपात ही है। बराबर में क्या हो जाएगा? माइनस का v अपान में u। तो बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसके आगे देखते हैं कि फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे और किन किन बातों का ध्यान देना होगा। और एक चीज़, अभी हम चिन्ह परिपाटी देखने वाले हैं, जिसका यूज न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत ज़्यादा होगा, बिना उसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। अब तो चलिए फिर से एक बार फार्मूले को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चिन्ह परिपाटी देखते हैं। तो सबसे पहले दर्पण सूत्र याद कर लीजिए तुरंत, 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। फिर से एक बार, 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। इसमें कौन क्या है ये भी देख लेते हैं। तो जो v है वो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, मतलब जहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा उसको हम लोग ध्रुव से क्या करेंगे? मेजर कर लेंगे। तो वहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की दूरी। बात समझ में आ गई होगी। u इसमें क्या है? तो दर्पण के ध्रुव से बिंब तक की दूरी। तो यहाँ पे जो u है उसको हम लोग किसके लिए दिखाएंगे? तो बिंब, बिंब के लिए हम लोग u यूज करेंगे। और यहाँ पे अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब के लिए हम लोग v यूज करेंगे। f क्या है? तो दर्पण के, ये जो कॉमा लगाया है नीचे, इसका मतलब ये है कि ऊपर जो लिखा है वही सेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी। मतलब फोकस दूरी के लिए अगर फोकस दूरी के लिए, सॉरी ये है, फोकस दूरी के लिए अगर हमें दिखाना होगा तो हम लोग किसको दिखाएंगे? किस अक्षर से दिखाएंगे? तो f से दिखाएंगे। दूसरा वाला फार्मूला है f बराबर r/2, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछता है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए, तो हम लोग f बराबर r/2 यही लिखेंगे। तो यहाँ पे f अभी हमने बता दिया, फोकस बिंदु तक की दूरी हो जाएगी, f फोकस दूरी, उसके बाद r दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। इसे हम लोग r से दिखाएंगे। उसके बाद में रेखीय आवर्धन है, रेखीय आवर्धन को हम लोग m से दिखाएंगे। m बराबर क्या हो जाएगा? HI अपान में HO। HI क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है। HO क्या है? तो ये बिंब की ऊंचाई है। बराबर में माइनस का v अपान u, इसको भी हम ऊपर देख चुके हैं, माइनस का v अपान u। v अभी इसको जो हमने बताया, ये दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, और u क्या है? दर्पण के ध्रुव से बिंब तक की दूरी। अब हम लोग चिन्ह परिपाटी देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ और पॉइंट्स। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी क्या बोलती है? तो चिन्ह परिपाटी सबसे पहली बात, दूरियां हमेशा ध्रुव से नापनी है। दूरियां हमेशा ध्रुव से
नापी जाती हैं। कोई भी दूरी अगर हम लोग मेज़र करेंगे तो हमेशा ध्रुव से मेज़र करेंगे। दूसरी बात ध्रुव से अभी दिखा भी देते हैं। ध्रुव से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक ली जाएगी। और नेक्स्ट ध्रुव से दाईं ओर की दूरी धनात्मक ली जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। एक बार हम बना के भी देख लेते हैं। ये जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दर्पण है और ये कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की डिफिनेशन हमने पहले बता दी है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो और उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। उत्तल दर्पण क्या होगा? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो और दबे हुए भाग पर कलई की गई हो, उसे हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं। इसका जो ये पॉइंट होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा? ध्रुव। ये इसका क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। उसके बाद में ये किसी न किसी कटे हुए गोले का भाग है। जिस गोले का भाग है उसमें केंद्र होगा तो वो उसका क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। ऐसे यहाँ पे भी अगर हम लोग वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला देते हैं तो ये हमारी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। इसमें भी उसके बाद इसको मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा, मतलब सी और पी को, इसमें भी पी और सी को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा हमारी मुख्य अक्ष हो जाएगी। अब इसमें अगर देखें तो यहाँ पे होता है हमारा फोकस बिंदु, इसमें भी ये हमारा होता है फोकस बिंदु। अब इसमें अगर देखें तो ये ऐसे इतना इधर जो पार्ट है ये लेफ्ट साइड है, मतलब ये बायां है दर्पण के इधर ध्रुव से, और ये दायां। ऐसे इधर यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा? ध्रुव से इधर ये बायां साइड, और इधर ध्रुव से दायां साइड। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने क्या बताया? सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? कहाँ से नापनी हमें? तो ध्रुव से नापनी है, पी से नापनी है। तो सभी दूरियों को हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे? ध्रुव से करेंगे। और फिर हमने क्या बताया कि ध्रुव से बाईं ओर की सभी दूरियां कैसे ली जाती है? ऋणात्मक। मतलब इस तरफ जितनी भी दूरी ली जाएगी कोई भी, तो वो हमेशा किस में ली जाएगी? ऋणात्मक। वो हमेशा किस में ली जाएगी? ऋणात्मक। और दाईं ओर की, ध्रुव से दाईं ओर की दूरी अगर मेजर करेंगे तो ये कैसी ली जाएगी? हमेशा धनात्मक ली जाएगी। ऐसे इसमें बाईं ओर की सभी दूरियां, क्योंकि दूरियां हमेशा किधर से मेजर करनी है? तो पी से, ये हमेशा ऋणात्मक बाईं ओर की दूरी, और दाईं ओर की दूरी हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी। बात समझ में आ गई होगी। कुछ बातें और, ये लेफ्ट साइड की दूरी अभी हमने बता दी है, वो कैसे रहने वाली है? लेफ्ट साइड को हम लोग बाईं ओर को LS से दिखा दे रहे हैं। ये कैसे रहने वाली है? नेगेटिव। ठीक है। राइट साइड कैसे रहने वाली है? और मान लेते ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा P पॉइंट है। राइट साइड कैसे रहने वाली है? तो राइट साइड हमेशा प्लस ली जाएगी। ये तो हो गई दूरियां मेजर करने की बात। अगर हम लोग वस्तु को देखें तो अगर जैसे मान लेते कोई वस्तु हमारी यहाँ पे है, कोई वस्तु हमारी यहाँ पे है, तो ये ऊपर की साइड हुई। ये कैसी साइड हुई? ऊपर की साइड, मतलब ये अप साइड।
तो यू इससे क्या हो जाएगा, अप साइड। तो अप साइड की दूरी कैसे ली जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग डाउन साइड देखें, डी एस मतलब डाउन साइड अगर देखें तो डाउन साइड कैसी दूरी ली जाएगी, तो ये सॉरी चिन्ह कैसे लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। ऐसे ही इधर अप साइड ये पॉजिटिव, डाउन साइड ये निगेटिव। तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे चिन्ह परिपाटी से, इन सब में हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहला पॉइंट, फार्मूला लगाते समय, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहली बात हमें याद रखनी है कि जो भी दूरियां हैं, दूरियां कौन कौन सी हैं, जो हमारी u है, जो u है, v है और f, इनको हमेशा चिन्ह के साथ रखेंगे। फार्मूले में जब हम लोग पुट करेंगे इनकी वैल्यू तो हमेशा इनके चिन्ह के साथ पुट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद u, v एंड f, इनकी जो इकाई है u की, v की और ये f की, इनकी जो इकाई है इकाई सबकी एक होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए u हमारा मीटर में है और v किस में है, सेंटीमीटर में, तो हमें u को भी किस में करना होगा, सेंटीमीटर, या फिर v को किस में करना होगा, मीटर में। ऐसे ही f को, f भी मान लीजिए हमारा मीटर में है, तो या तो हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें, या तो इन दोनों मीटर्स को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लें। इसका कहने का मतलब ये इकाई सबकी एक होनी चाहिए। तो बात समझ में आ गई होगी। तो दर्पण सूत्र एक बार फिर से देख लीजिए। दर्पण सूत्र हमारा हो जाएगा 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f। बता दिया हमने क्या कौन होता है। उसके बाद f बराबर r/2। अच्छा, इस फार्मूले का कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में r की वैल्यू दी होती है और हमें f निकालना होता है, क्योंकि दर्पण सूत्र लगाते समय यहाँ पे कहीं r नहीं दिख रहा है, तो हमें r को किस में चेंज करना होगा, f में। कैसे होगा ये, तो यहाँ पे ऐसे भी रहता है। तो अगर इसको हम लोग इधर भेज दें तो इसका इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r बराबर क्या बन जाएगा, ये 2f। कभी कभी ऐसा भी होता है कि f देता है क्वेश्चन में, r निकालने के लिए भी बोलता है। 1-2 नंबर में क्वेश्चन दे सकता है कि तुम्हें r की वैल्यू जो है देगा और f पूछेगा, या फिर f की वैल्यू देगा और r पूछेगा। तो 1-2 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है। तो फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, चिन्ह परिपाटी भी हमने देख ली कि चिन्ह परिपाटी कैसे काम करती है, और फार्मूले में हम लोग कैसे इसका यूज़ करेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी कि कभी भी कोई भी दूरी मेज़र करनी होगी तो हम लोग हमेशा ध्रुव से मेज़र करेंगे। लेफ़्ट साइड की सभी दूरियां कैसे होंगी, वो माइनस में होंगी। राइट साइड की दूरियां कैसे होंगी, वो प्लस में होंगी। और इसमें भी लेफ़्ट साइड की दूरी कैसे होगी, तो माइनस होगी। राइट साइड की दूरी कैसे होगी, तो प्लस में होगी। यहाँ पे देख लेते हैं बिंब के साइज के लिए, या जो प्रतिबिंब बनता है उसके साइज के लिए। तो जो ऊपर रहेगी, जैसे यहाँ पे बिंब रखा है, तो उसकी जो साइज की जो दूरी ली जाएगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। और अगर नीचे अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो उसकी दूरी हम लोग कैसे लेंगे, माइनस। या मतलब कुछ भी नीचे अगर बन रहा है, नीचे की तरफ अगर दिखाया गया है, क्वेश्चन में बोल रहा है, तो उसकी दूरी हम लोग कैसे लेंगे, माइनस लेंगे। राइट साइड यहाँ पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं और इनका यूज क्वेश्चन में कैसे होता है वो देखते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने
30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, कामा आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन अच्छे से समझ जाइए कि कोई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला हमारे पास अवतल दर्पण है, उसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है और वस्तु की लंबाई कितनी है, तो 2 सेंटीमीटर है। और हमें क्या देखना है, तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब हमें भी निकालना है, आकार देखना है, प्रकृति इसकी देखनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और इसमें सॉल्व करते समय हमें ये बात याद रखना है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते टाइम हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण के बारे में अभी हमने अच्छे से देखा इसमें, जब हम लोग चिन्ह परिपाटी देख रहे थे कि इसमें अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, इसमें दूरियां कैसे ली जाती हैं, कौन माइनस में होती है, कौन प्लस में होती है, तो ये सब। और एक बात इसमें और देख लीजिए कि वस्तु को हमेशा बाईं तरफ ही रखते हैं, वस्तु को हमेशा बाईं तरफ ही रखते हैं, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। तो सबसे पहले हम लोग हल डालते हैं, सॉल्यूशन, उसके बाद जो जो दे रखा है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहली बात हमें इसमें क्या पता चली है, तो सबसे पहली बात ये क्या है, अवतल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण, तो ये बात हमें पता चल गई। उसके बाद में 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो क्या बोल रहा है ये, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसका मतलब हमें क्या पता चल गया, इसमें f का मान क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, f का मान 15 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद में अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। मतलब ये क्या है कि ये अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है, कितनी दूरी पर, तो 30 सेंटीमीटर। मतलब ये किसकी वैल्यू है, तो u की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें क्या दे रखा है, तो उसके बाद इसमें दे रखा है कि 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु, मतलब ये हाइट दे रखी है किसकी, ऑब्जेक्ट की, वस्तु की। तो ये क्या हो जाएगा, HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हमने बताया था कि HO है क्या, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे जो HO है ये बिंब की ऊंचाई है या बिंब की लंबाई, बिंब को ही हम लोग वस्तु बोलते हैं, याद रखिए। तो यहाँ पे HO बराबर क्या हो जाएगा, 2 सेमी। HO बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेमी। और इसमें क्या है, हाँ, 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, तो यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें हमें निकालना है तो इसमें हमें प्रतिबिंब के लिए पहली बात स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होने वाली है ये निकालना है। सेकंड, हमें इसका आकार देखना है, आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या देखना है हमें, प्रतिबिंब का आकार, मतलब HI, हाइट ऑफ इमेज देखनी है। उसके बाद फिर इसकी प्रकृति, तीसरा हमें क्या देखना है, इसकी प्रकृति देखनी है। तो ये सब हमें इसमें निकालना है। अब इसमें प्रकृति के लिए क्या देखेंगे, प्रकृति के लिए 2 बातें याद रखना। प्रकृति के लिए अगर चिन्ह पॉजिटिव आता है तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा।
और अगर साइन माइनस आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। इसमें हम लोग डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि अगर एच आई की वैल्यू, ठीक है, अगर एच आई की जो वैल्यू है, एच आई की वैल्यू, एच आई की वैल्यू किस में हो, पॉजिटिव में हो, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी तथा सीधा। अगर एच आई की वैल्यू अगर निगेटिव होगी, तो अगर एच आई की वैल्यू निगेटिव होगी तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो हम लोग ये हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई से भी बता सकते हैं और हम लोग यम से भी बता सकते हैं। अगर यम का जो मान है आवर्धन, अगर यम का मान पॉजिटिव आता है तो भी प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। अगर एच आई की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो भी प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। अगर यम का मान माइनस आ जाता है या फिर एच आई का मान मतलब हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान माइनस आ जाता है, तभी प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो हम लोग प्रकृति ऐसे देख लेंगे। आकार के लिए क्या करेंगे, तो आकार के लिए हम लोग एच आई और एच ओ की वैल्यू में तुलना कर लेंगे। तो ये सब हमें करना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो हमें पता ही चल गया है कि ये क्या है, अवतल दर्पण है, वैल्यू जो दे रखी है हमने लिखी ली है। अब हम लोग, क्योंकि हमें एफ पता है, यू पता है, और इसमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इसमें बोल रहा है प्रतिबिंब की स्थिति। वास्तव में ये भी बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, भी, क्योंकि अगर हमें प्रतिबिंब की दूरी पता चल जाएगी दर्पण के ध्रुव से तो समझ लीजिए उसकी स्थिति का भी पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले दर्पण सूत्र से, क्योंकि हमें u पता है और f पता है तो हम लोग दर्पण सूत्र आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि हमें दर्पण सूत्र में 1/v + 1/u बराबर में 1/f। तो इसमें हमें v निकालना है, u दे ही रखा है, f भी दे रखा है, हम लोग v निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दर्पण सूत्र से, अब दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर में 1/f। कौन क्या है पहले ही हमने बता दिया है, v क्या है, v हमारी है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, u क्या है, u हमारा है दर्पण के ध्रुव से बिंब तक की दूरी, बिंब को ही हम लोग वस्तु बोलते हैं। f क्या है, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी हमारी f हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। तो इसमें जो वैल्यू दे रखी है उसको हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। 1/v, v तो हमें निकालना है प्लस में 1/u। अच्छा, u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए ये अवतल दर्पण है, अब इधर आइए, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। ये हमने किससे समझाया इसको, और इधर क्या है, उत्तल है। अवतल दर्पण में देख लीजिए, और हमने ये भी बताया है कि वस्तुएं हमेशा लेफ्ट साइड ही रखी जाती हैं, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। तो ये हमारी वस्तु, तो ये हमारी क्या है, वस्तु है। वस्तु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बिंब बोलते हैं। बिंब को किससे दिखाया जाता है, u से। अब चिन्ह परिपाटी में हमने बताया था कि सभी दूरियां कहाँ से मेजर करते हैं, ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से मेजर करते हैं। और बाईं तरफ की सभी दूरियां कैसे होती हैं, नेगेटिव, माइनस में होती हैं। और हमने फिर यहाँ पे फार्मूला लगाते समय क्या बताया था कि जो u, v और f है इनको हमेशा इनके चिन्ह के साथ रखेंगे। तो लेफ्ट साइड की दूरी में u आ रहा है, u मतलब बाईं तरफ की दूरी किस में ली जाएगी, माइनस में। इसका मतलब हम लोग जो u का मान रखेंगे कैसे रखेंगे, माइनस। तो यहाँ पे जो
u का मान है वो किस में रखा जाएगा, माइनस में। ऐसे ही अवतल दर्पण में अगर देख लें तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो भी किधर आ रही है, बाईं तरफ आ रही है। बाईं तरफ की दूरी किस में रखेंगे, माइनस में। तो f की वैल्यू भी हम लोग किस में रखेंगे, माइनस में। बात समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और देख लेते हैं, इसकी भी इकाई सेंटीमीटर में, इसकी भी इकाई सेंटीमीटर में। अभी आगे इसका यूज होगा तो इसकी भी इकाई किस में है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे इधर ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो अब u का मान कितना दे रखा है, 30। तो हम लोग कैसे रखेंगे ये, माइनस में। उसके बाद बराबर है, बराबर 1/f। f की वैल्यू कितनी है, 15, लेकिन रखेंगे किसमें, माइनस में। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जो फोकस बिंदु है लेफ्ट साइड आता है और लेफ्ट साइड की जो दूरियां होती हैं उसको हम लोग माइनस में रखते हैं। अब यहाँ पे अगर दो साइन, चाहे ये नीचे हो चाहे यहाँ पे बगल में लगा होता, तो अगर दो साइन एक साथ आते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। ये रूल आपने पढ़ा ही होगा कि अगर प्लस हो मल्टीप्लाई माइनस हो तो कौन सा साइन आता है, माइनस का। तो ऐसे यहाँ पे ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 1/v और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/30 बराबर में। ये जो माइनस नीचे इसको हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो माइनस 1/ क्या हो जाएगा, 15। अब यहाँ से 1/v को इधर ही रहने देते हैं और ये जो माइनस का 30 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो लेफ्ट साइड जो साइन होता है वो बदल जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला माइनस 1/15 ऐसे ही रहेगा और ये वाला जो माइनस 1/30 है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो गया। अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। वन अपान भी बराबर में माइनस का 1/15 प्लस का 1/30 एलसीएम। अब इसके बाद क्या करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके जो हर हैं, ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। अगर हर बराबर ना हो तो हम लोग एलसीएम लेके इसका हर बराबर करते हैं। एलसीएम कैसे लिया जाता है ये भी देख लीजिए। जैसे हमारे पास 15 है और 30, तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं और इसको हम लोग सबसे पहले 2 से काटेंगे। तो 15 नहीं कटेगा, ऐसे लिख लेते हैं, ये 15 बार में कट जाएगा। उसके बाद फिर 3 से और ये लास्ट में 5 से। तो इस तरीके से एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका तीनों का मल्टीप्लाई 2 3 6 6 5 6 30, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया, 30। अब हम लोग को इसमें जो हर है उसको कितना करना होगा, 30। ये ऑलरेडी 30 है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। 15 में क्या करेंगे कि हम लोग इस संख्या से गुणा कराएं कि ये कितना हो जाए, 30 हो जाए। अगर मान लीजिए किसी को ये भी नहीं आता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये यहाँ पे ऐसे बच्चे देख रहे होंगे कि जिनको अगर ये सब भी नहीं आता तो वो सब भी वो कर पाएँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमें इसको भी 30 बनाना है, नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें भी गुणा करके हर बराबर करना होता है उस संख्या से जो भी एलसीएम आया रहता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो हर क्या है, 15। तो 15 से हम लोग क्या करेंगे, जो भी एलसीएम आया है 30, इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या 2 बार में ये डिवाइड होगा, तो ये 2 बार में डिवाइड हो गया, 15 दूना 30। तो यहाँ पे कितना आया, 2। जो यहाँ पे भागफल आया है उसी से हम लोग इसमें ऊपर और नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे 1/भी बराबर में, यहाँ पे 1 का गुणा 2 में होगा तो ये 2 ही रहेगा, माइनस से आगे है लगेगा। और यहाँ पे 15 दूना कितना हो जाएगा, 30, प्लस में 1 बटे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे अब अगर हर बराबर हो गया है तो हम लोग हर को एक बार लिख लेते हैं और अंश को साइन के साथ में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें भी बच्चे गलती करते हैं। अब यहाँ पे माइनस प्लस का घटेगा,
माइनस प्लस का घटेगा। अब यहाँ पे ये दिमाग मत लगाइएगा कि माइनस प्लस माइनस साइन चेंज होगा, नहीं, अगर मल्टीप्लाई लगा होता है तब साइन चेंज होता है, यहाँ पे केवल घटेगा। अब 2 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, अपान में कितना आएगा 30। क्या ये सही है, नहीं, अभी नहीं सही है। देखिए इस यहाँ पे ज़्यादा कौन है, ज़्यादा है 2, 2 के पहले कौन सा साइन है, माइनस का, तो जो ज़्यादा होगा, ज़्यादा वाले नंबर के पहले जो भी साइन होगा माइनस करते समय हम लोग वो साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस लग गया। तो 1/v बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/30। लेकिन यहाँ पे देखिए किसकी वैल्यू पूछ रहा है, v की, यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, v की। हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई है, 1/v की, तो इसकी तो पूछ नहीं रहा है, v की पूछ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो v बराबर कितना आ जाएगा 30, और ये माइनस रहेगा। तो अच्छा एक चीज़ और, ये सब जो वैल्यू थी, वैल्यू किस में थी, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो v की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में। तो v का मान निकल के आ गया है, v का मान कितना है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे v का मान किस में आया, माइनस में, v का मान किस में आया, माइनस में। तो पहली बात यहाँ पे समझ में आ गई है कि जो v की वैल्यू है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर, कितनी है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और v का मान हमें पता चल गया। इसकी स्थिति देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए इधर ही समझ लेते हैं, क्योंकि नहीं यहाँ इधर समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई अवतल दर्पण है, ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये इसका F हो जाएगा, ये P हो जाएगा, और वस्तु कहाँ पे, F, हाँ F कितना दे रखा है 15, F कितना दे रखा है 15, मतलब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 15 है, ठीक है। उसके बाद जो P से लेके C तक की दूरी होती है, P से लेके जो C तक की दूरी होती है वो क्या होती है, R, और R इसका क्या होता है, F का 2 गुना, मतलब ये क्या होगा 30, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 30। और यहाँ पे U कितना दे रखा था 30, U कितना दे रखा था 30 दे रखा था, ठीक है। तो मतलब वस्तु हमारी कहाँ पे रखी थी, C पे रखी थी, वस्तु हमारी कहाँ रखी थी, C पे रखी थी। और ये अवतल दर्पण है, वस्तु हमारी कहाँ रखी थी, C पे। तो वस्तु अगर C पे रखी थी, ठीक है, वस्तु अगर कहाँ रखी थी, C पे रखी थी, तो इसका जो प्रतिबिंब बना है, V का मान आया है, V का मान कितना आया है 30 आया है, और V का मान किस में आया है, माइनस में आया है 30। मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, वो प्रतिबिंब C पे ही बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये C पे ही बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, क्योंकि देखिए माइनस आ रहा है, माइनस आने का मतलब क्या है, माइनस आने का मतलब ये है प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे स्थिति हम लोग लिख सकते हैं, स्थिति क्या हो जाएगी, C पर, मतलब जहाँ पर वस्तु है, ऐसा लिखते हैं, जहाँ पर वस्तु है, ठीक है, वस्तु है उसके नीचे बनेगा, उसके नीचे, उसी पर, ठीक है, उसके नीचे उसी पर बनेगा। तो स्थिति पता चल गई। उसके बाद प्रकृति बोला है, तो प्रकृति डायरेक्ट हम लोग V की वैल्यू देख के, या फिर अवतल दर्पण है, लेफ्ट साइड प्रतिबिंब बन रहा है, लेफ्ट साइड बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा, माइनस में आ रहा है वैसे ही बोल सकते हैं। प्रकृति इसकी क्या हो जाएगी, प्रकृति इसकी हो जाएगी, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, एक सेकेंड, इसकी प्रकृति हो जाएगी वास्तविक तथा उल्टा, ये हो गया। और इसका हमें अभी आकार देखना है, 2 चीजें तो पता हो गई, अब हमें इसका क्या देखना है, आकार। हम यहां पे देख लेते हैं इसका आकार। देखिए हमें फार्मूला पता है ये आवर्धन वाला, और आवर्धन में हम लोग, क्योंकि m बराबर
एच आई अपान में एच ओ होता है, बराबर में माइनस का भी अपान में यू। तो हमें यम का कोई काम अभी है नहीं, हमें एच आई एच ओ और माइनस भी अपान यू से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे एच आई अपान में एच ओ बराबर में माइनस का भी अपान में यू। ठीक है, अब यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है। हाँ, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है। तो हाइट ऑफ इमेज हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु की जो लंबाई है वही हमारी क्या हो जाएगी, बिंब की लंबाई, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कितनी है, 2 सेंटीमीटर, बराबर में माइनस, ये वाला माइनस फार्मूले का है। ठीक है, ये वाला माइनस किसका है, फार्मूले का। उसके बाद में जो v की वैल्यू आई है वो किस में निकल के आई है, -30। u की वैल्यू किस में दे रखी है, माइनस में दे रखी है, क्योंकि माइनस में हम लोग चिन्ह परिपाटी के अनुसार वैल्यू रखते ही हैं। तो यहाँ पे u भी किस में हो जाएगा, ये भी किस में हो जाएगा, 30। ये भी दे रखा है, u भी कितना दे रखा है, 30। अब यहाँ पे 2 साइन, चाहे माइनस माइनस प्लस इसको कर दीजिए, चाहे ये 2 साइन ऐसे कट कर दीजिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे एच आई अपान 2 और यहाँ पे कितना बचा, 1 माइनस, और यहाँ पे कितना हो गया, 30। ठीक है, उसके बाद में अगर इसको हम लोग कट करें तो ये 30 से 30 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अपान में है कट हो जाएगा, सेम चीज़ है। और यहाँ पे बचा कितना, 1 बचा, क्योंकि 30 से अगर डिवाइड करेंगे 30 को तो कितना आएगा, 1। ठीक है, अब यहाँ पे एच आई, अब यहाँ पे बचा कितना, 1, एक बार लिख लेते हैं, 2, बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 1। अब 2 का, क्योंकि ये नंबर है, नंबर को इधर भेजते हैं, अपान में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे इधर देख लेते हैं, एच आई बराबर 2 का मल्टीप्लाई इधर, ये कैसा हो जाएगा, -2। ठीक, और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे एच आई की भी वैल्यू पता चल गई है, हाइट ऑफ इमेज की, प्रतिबिंब की वैल्यू पता चल गई है, कितनी, 2। कहने का मतलब ये है कि जितना बड़ा हमारा बिंब था उतना ही बड़ा हमारा क्या आया है, प्रतिबिंब आया है। वो भी किस में, माइनस में। ठीक है, वो किस में आया है, माइनस में। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो किस में है, प्लस में। और यहाँ पे हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ है, अप साइड है, तो उसकी वैल्यू किस में होनी चाहिए, प्लस। देख लीजिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू किस में है, प्लस। प्रतिबिंब कहाँ बना है, नीचे बना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब अगर नीचे बना है तो इसकी वैल्यू डाउन साइड क्या होनी चाहिए, माइनस। और प्रतिबिंब की वैल्यू देख लीजिए, हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू किस में आई है, माइनस में आई है। और जहाँ पे हमारा बिंब था वहीं पे क्या बना है, प्रतिबिंब बना है, उसके नीचे बना है, माइनस साइन ये दिखाता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है पेपर में। तो आई होप आप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इसके आगे और भी अच्छे क्वेश्चन करते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो दे रखा है पहले हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहली बात हमें पता चल गई है कि ये है क्या, उत्तल दर्पण। तो ये क्या है, उत्तल दर्पण। और इसमें क्या चीज़ है, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ठीक है, कोई बिंब की बात कर रहा है। तो यहाँ पे u की वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर। और एक चीज़ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब। ठीक है, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या दे रखा है, कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे r की वैल्यू, वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से लिखते हैं, तो r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कोई 5 सेंटीमीटर लंबाई का
बिंब, मतलब ये बिंब की क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या, मतलब इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। किसी उत्तल दर्पण, यहाँ पे ये भी पता चल गया कि ये है क्या, उत्तल दर्पण है, तो ये उत्तल दर्पण है। उसके बाद उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, मतलब जो बिंब है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्तल दर्पण के सामने रखा गया है, मतलब ये क्या दे रखा है, u दे रखा है। हमने पहले बताया था कि u की वैल्यू हमेशा, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड ही रखी जाएगी परावर्तक पृष्ठ के सामने, तो u की वैल्यू किस में होगी, माइनस में। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, क्योंकि ऊपर की तरफ ही रहेगी उसकी साइज, तो ये भी किस में रहेगी, प्लस में। उसके बाद में यहाँ पे r बराबर दे रखा है, मतलब वक्रता त्रिज्या दे रखी है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। यहाँ पे कहीं r नहीं दिख रहा है, और हमने एक फार्मूला बताया था f बराबर r/2। r की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, अपान में 2 करेंगे, कट होके कितना आएगा 15 सेंटीमीटर, मतलब f की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग दर्पण सूत्र से अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दर्पण सूत्र से 1/v प्लस में 1/u, u की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो u की वैल्यू इसमें 20 दे रखी है। इसको हम लोग साइन के साथ रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -20 बराबर में 1/f, f की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे ये है क्या, उत्तल दर्पण। ठीक, और उत्तल दर्पण में हमने देखा था ये सब 1/v प्लस 1/u की वैल्यू -20 हमने रख दी, बराबर में 1/f, f की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो यहाँ पे हमने r से f की वैल्यू निकाल ली है 15। अब देखेंगे माइनस में हुआ है प्लस में, क्वेश्चन में दे रखा है ये अपने आप में क्या है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में ये इसका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, और ये इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। इसको अगर मिला देंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या, मतलब जो PC हो जाएगी ये इसकी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। इसको मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष हो जाएगी। यहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट है, PC का जो मिड पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो लेफ्ट साइड, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाएगी, तो u की वैल्यू किस में होगी, माइनस में। और यहाँ पे जो f क्या है, राइट साइड आ रहा है, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि दूरियां हमेशा किधर से मेजर की जाती हैं, तो ध्रुव से ध्रुव के बाईं ओर की सभी दूरियां माइनस में, ध्रुव के दाईं ओर की सभी दूरियां प्लस में ली जाती हैं। तो यहाँ पे जो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी ली जाएगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। पॉजिटिव चाहे यहाँ पे लगाइए चाहे ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 1/v प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1/20 बराबर में 1/ क्या हो जाएगा 15। अब ये माइनस है, इसको इधर भेज दीजिए, माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा, बराबर के उस तरफ प्लस में हो जाएगा। तो 1/v बराबर में 1/15 ऐसे का ऐसा, और ये इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस। बाएं तरफ का साइन कैसे है, माइनस, तो बाएं तरफ का साइन कैसे लग जाएगा, इसके प्लस लग जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जल्दी से 15 और 20 का एलसीएम देख लेते हैं। 15 नहीं कटेगा, ऐसे लिख लेंगे, ये 10 बार में कटेगा, 15 यहाँ पे नहीं कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, 3 से 3 5 जा 15, यहाँ पे ये 5, उसके बाद 5 1 जा 5, मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया 60। किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 60 हो जाए, नहीं पता है मान लीजिए, तो 15 से एलसीएम वाली वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा आंसर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 4 आएगा, करके देख लीजिएगा। मल्टीप्लाई क्या हो गया 4, यहाँ पे इससे 3 से, तो 1/v बराबर में 4 अंजा क्या हो जाएगा 4,
अपान में 60 प्लस में 3 1 जा 3 अपान में 60। अब अगर नीचे के जो हर हैं अगर वो बराबर हो जाते हैं तो अंश को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 4 और 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7 अपान में 60 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी की वैल्यू पूछा है, यहाँ पे भी की वैल्यू पूछा है, हाँ यहाँ पे भी की वैल्यू पूछा है ना कि 1 अपान भी की, तो हम लोग इसको पलट देंगे तो इसके सामने वाली वैल्यू भी ये भी पलट जाएगी, ये नीचे और ये ऊपर एज इट इज यहाँ पे ऐसे, ये नीचे चला आएगा ये ऊपर चला जाएगा। तो भी बराबर 1 लिखो चाहे नीचे चाहे ना लिखो, हर में हमेशा 1 रहता है बराबर में, यहाँ पे 60 अपान में 7। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, डिवाइड करने पर यहाँ पे 8 बार जाएगा और इधर एक कैरी भेजेंगे 10 माइनस 6 4 आएगा, कट पॉइंट लगाइए 0 बढ़ेगा, 5 बार जाएगा, फिर पॉइंट लगाए 0 बढ़ाइए, 7 बार जाएगा 1, उसके बाद ऐसे नंबर आगे जाएगा तो इसको हम लोग 8.57 ले लेते हैं या फिर 8.5 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो v बराबर कितना आ जाएगा 8.5। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू पता चल गई है, यहाँ पे हमें b की वैल्यू पता चल गई है, b की वैल्यू कितनी है 8.5 और ये प्लस में वैल्यू आई है। उत्तल दर्पण में 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं, एक होता है जो f पे बनता है और दूसरा p तथा f के बीच में राइट साइड बनता है, पॉजिटिव बनता है। इसका मतलब ये पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के दाईं ओर या दर्पण के पीछे, ऐसा भी बोल सकते हैं, दर्पण के पीछे या फिर दाईं ओर प्रतिबिंब 8.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये हमने भी निकाल लिया। अब हम लोग देखते हैं इसकी प्रकृति, क्योंकि स्थिति तो हो ही गई, हमने बता ही दिया, लिख भी लेते हैं। दर्पण के दाईं ओर हाँ 8.5 सेंटीमीटर दूर दर्पण के दाईं ओर। तो ये भी की वैल्यू हो गई। इसकी प्रकृति देख लेते हैं। तो इसकी प्रकृति क्या होगी, इससे पहले हम लोग पहले साइज निकाल लेते हैं। ठीक है, साइज कैसे होगा, तो यहाँ पे फार्मूला हमें पता है आवर्धन का m बराबर HI अपान में HO बराबर माइनस का भी अपान में U। ठीक है, अब यहाँ से m बराबर HI यही दो में निकालना है, तो यहाँ पे HI ऐसे रहने देते हैं। HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 5 रख देते हैं बराबर में, माइनस फार्मूले में है b की वैल्यू कितनी आई है, b की वैल्यू आई है 8.5, b की वैल्यू 8.5 और u की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो ये हम किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे, क्योंकि u की वैल्यू किस में है, माइनस में। अब उसके बाद में हम लोग सॉल्व करते हैं, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दो साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो m बराबर यहाँ से, अच्छा m चाहे यहाँ पे लिखिए चाहे नहीं, क्योंकि काम इतने से हो जाएगा। तो यहाँ पे HI बराबर में 8.5 और ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा 20। यहाँ से काम करते हैं, डिवाइड करते हैं, 5 4 जा 20 और 4 से इसको कट कर लेते हैं, 4 2 जा 8 हो जाएगा और पॉइंट लगेगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 5 जा 20। यहाँ पे देख लीजिए कैसे हुआ है, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो सॉल्व करते टाइम।
समझ लीजिए कैसे आया है। यहाँ पे कितना था 8.5, सॉरी ठीक है। यहाँ पे 5 यहाँ पे लिखने से पहले यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, फिर 4 1 जा 4 1 आएगा, फ्रेम में आ रहा है। ओके और पॉइंट लगा, यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। 4 2 जा 8, 2 होगा, पॉइंट यहाँ पे है ही, 0 बढ़ जाएगा, 4 5 जा 20। ये ऐसे सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट HI की वैल्यू कितनी आ गई है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं HI की वैल्यू 2.125, ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, हाइट ऑफ इमेज आ गया 2.125। तो यहाँ पे इसकी जो साइज है, मतलब प्रतिबिंब इतना ऊंचा बनेगा, प्रतिबिंब इतना ऊंचा बनेगा, समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसकी जो प्रकृति है, प्रकृति भी देख लेते हैं। ये तो हो गई साइज की बात, और ये स्थिति, प्रकृति देख लेते हैं। प्रकृति यहाँ पे देख लेते हैं। प्रकृति यहाँ पे जो HI की वैल्यू है, HI की वैल्यू कितनी है 2.125 सेंटीमीटर। जो ये वैल्यू आई है, वैल्यू किस में आई है 2.125, ये पॉजिटिव आई है। तो अगर पॉजिटिव आई है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, तथा सीधा होगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे जो HO की वैल्यू है वो कितनी दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, और जो HI की वैल्यू है वो कितनी है 2.125। मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, वो बिंब की ऊंचाई से क्या है, छोटी है। उत्तल दर्पण में ऐसा ही होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो बिंब से छोटा बनता है, हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है। तो अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, सॉरी ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं पहले क्या क्या दे रखा है, उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, हमें पता चल गया कि ये क्या है, अवतल दर्पण है। तो पहली बात लिख लेते हैं, ये क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है, अब इस अवतल दर्पण में क्या दे रखा है, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो F बराबर 15 सेंटीमीटर ये दे रखा है। उसके बाद अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, मतलब यहाँ पे U पूछ रहा है कि U की दूरी क्या होनी चाहिए। ठीक है, कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। अब एक बात याद रख लीजिए, अगर कभी भी बोलता है 5 गुना 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, या फिर उसका आधा गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, तो इसका मतलब समझ लीजिए वो जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू दे रखी है m की। मतलब यहाँ पे जो ये वैल्यू है वो किसकी वैल्यू दे रखी है, m की। m बराबर कितना दे रखा है, वो 5 गुना, मतलब 5। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब बने। अगर वास्तविक होता है, अवतल दर्पण की बात करता है, तो समझ लीजिए m की वैल्यू हमें किस में रखनी है, माइनस में। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत काम में आएगा ये। अगर वास्तविक दे रखा है और अवतल दर्पण दे रखा है, तो समझ लीजिए कि m की वैल्यू किस में रखनी है, हमें माइनस में। तो m का जो मान हम लोग रखेंगे अभी, वो किस में रखेंगे, माइनस में, इसलिए यहाँ पे पहले से हम माइनस लगा देते हैं। इसमें और क्या निकालना है, इसमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब इसमें हमें v की वैल्यू भी निकालनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें, क्योंकि ना तो u पता है, ठीक है, ना तो v पता है,
केवल हमें f पता है, m पता है। इसका मतलब हम लोग पहले क्या देखेंगे, क्योंकि हमारे पास दो फार्मूले, एक तो देख लेते दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा जो है हमारे पास आवर्धन, क्योंकि इसमें यम है तो हम लोग यम वाला देखेंगे। तो m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे hi अपान में ho बराबर में माइनस का भी अपान में u। यहाँ पे hi और ho की इस प्रश्न में कोई भी भूमिका नहीं है, तो हम लोग hi अपान ho नहीं देखेंगे, हम लोग m बराबर माइनस का भी अपान u काम मिलेंगे। तो यहाँ से देखते हैं m बराबर माइनस का भी अपान में u। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, -5 बराबर में माइनस, ये फार्मूले में है भी हमें नहीं पता है, ठीक है, और u भी हमें नहीं पता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे दोनों तरफ सेम साइन है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऐसे होता है। उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, कोई भी अगर अंश है उसके नीचे अगर कुछ नहीं तो हर में 1 माना जाता है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर, तो u का मल्टीप्लिकेशन किस में होगा, 5 में। तो ये 5 × u बराबर में इधर 1 का v में होगा तो v ही आएगा। तो यहाँ पे v बराबर कितना हो गया, ऐसे घुमा के इसको लिख देते हैं, तो v बराबर 5u आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो हमें v की वैल्यू पता चल गई और यहाँ पे ये f की वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ से अभी हम u निकालते हैं, और v की जो वैल्यू है अभी पूर्ण अंक नहीं है, ठीक है, अभी ये पूर्ण अंक नहीं है, अभी पूर्ण अंक हम लोग निकाल लेते हैं सॉल्व करने के बाद में। तो अब दर्पण सूत्र से इसको देख लेते हैं। तो दर्पण सूत्र में क्या होगा, 1/v, v की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, 5u रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने v निकाल लिया है, प्लस में 1/u, u को ऐसे ही रहने देते हैं, बराबर में 1/f, f की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ये क्या, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव रहती है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस का 15 लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 5u है, यहाँ पे क्या है, u है। जैसे हम लोग अभी देखे थे, अगर हर बराबर नहीं होता था तो हम लोग एलसीएम लेके हर को बराबर करते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1/2 है, प्लस का यहाँ पे 2 क्या है, 4 है, नहीं बराबर होता, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेके हम लोग बराबर करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 5u है, यहाँ पे क्या है, u है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके बराबर कर देते हैं। तो जिस संख्या से हर में करते हैं मल्टीप्लाई, वैसे ही हम लोग अंश में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 1/5u हो गया, प्लस में ये 5 बन जा क्या हो जाएगा, 5 में क्या हो जाएगा, 5u बराबर में 1/-15, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हर बराबर हो गया तो इसके अंश जुड़ जाते हैं, तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 अपान में, इसको एक बार लिख देते हैं जब बराबर हो जाता है, तो 5u बराबर में 1/-15। अब इसमें भी क्या हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। कभी भी अगर ऐसा दिखे फ्रैक्शन, कभी भी ऐसे इक्वल के फॉर्म में दिखे दोनों तरफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो 6 मल्टीप्लाई माइनस का 15 जाएगा पूरा उधर, माइनस का 15 बराबर में 5 का u में 5u का 1 में, तो यहाँ पे 5u हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी नंबर में करते हैं तो वही आएगा, तो यहाँ पे 5u लिख देते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, ये माइनस का 90, 15 से क्या होता है, 90 होता है, और यहाँ पे एक माइनस लगाया तो माइनस लग जाएगा, बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5u। घुमा के इधर लिख लेते हैं, तो 5u बराबर ये माइनस का 90, तो u बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 5 है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, कुछ नहीं बीच में, तो मल्टीप्लाई है, तो ये 5 अपान में चला जाएगा उधर, तो माइनस का 90 अपान में 5 डिवाइड करेंगे तो u बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और ये वैल्यू किस में, माइनस में, क्योंकि सिंगल माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस में है ये, तो किस में हो जाएगा, माइनस में। सब सेंटीमीटर में दे रखा था, तो u की वैल्यू किस में हो जाएगी, सेंटीमीटर में। अब ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, u की, तो यहाँ से जो u की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है,
माइनस का 18 सेंटीमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वस्तु है, ठीक है, वो दर्पण से बाईं ओर 18 सेंटीमीटर दूर रखनी चाहिए। ठीक है, तो वस्तु दर्पण से बाईं ओर या फिर इसी को हम लिख सकते हैं दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। ठीक है, 18 सेंटीमीटर दूर रखी जाए। ठीक, तो यहाँ से u की वैल्यू पता चली। देखिए अभी हमें यहाँ पे जो ये v की वैल्यू है, अभी हमने बताया था ये पूर्ण अंक नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, u का मान रखते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 बोल दीजिए, इसको समीकरण 2 बोल दीजिए। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से u का मान रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण पहले लिख लेते हैं, ये 5u हो जाएगा। तो v बराबर 5, बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई होता है। तो u की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 18। ठीक है, u की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 18। तो यहाँ पे v बराबर कितना हो जाएगा, 18 5 जा 90, वो भी किस में, माइनस में। माइनस आने का मतलब क्या है, तो माइनस आने का मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 90 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो अच्छा, एक चीज़ और, अभी इसमें प्रतिबिंब की स्थिति हो गई है, और क्या पूछ रहा है, हाँ बस इतना ही पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति तक तो समझ में आ गया होगा। इसमें हमें फोकस दूरी दे रखी थी, अवतल दर्पण है, माइनस में होगा। u की वैल्यू अभी हमने सॉल्व करके निकाला है यहाँ पे, और v की वैल्यू भी इसमें, ये v की वैल्यू कितनी निकल के आई है, तो v की वैल्यू यहाँ पे 90 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू किस में निकल के आई है, माइनस में निकल के आई है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे तो 90 सेंटीमीटर दूरी रहेगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई है माइनस का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड में प्रतिबिंब बना है, अवतल दर्पण में लेफ्ट साइड में ही सब प्रतिबिंब बनते, केवल एक को छोड़ के। ठीक है, तो माइनस आने का मतलब यही है कि ये बाएं साइड में प्रतिबिंब बना हुआ है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपवर्तन देखेंगे, अपवर्तन में लेंस सूत्र देखेंगे, उसमें भी आवर्धन देखेंगे, और उसमें लेंस की शक्ति देखेंगे, और उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।